शुरू करता हूँ। दूसरा जो मॉड्यूल है सर, यहाँ पे आए तो ये कर लिए हमने, यूज़र का मॉड्यूल डन। इसे मैं साथ साथ कंप्लीट करता जाता हूँ जो कर लिया है। पिंक का भी हम कर चुके हैं, ये डन है। शेल का भी कर लिया, और यहाँ पे ये भी कर लिया, और रा का मॉड्यूल भी कर लिया। अब हमने करना है कॉपी का मॉड्यूल। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो कंट्रोलर नोड है, इस कंट्रोलर नोड में मैंने कोई फाइल रखी हुई है, मैं चाहता हूँ कि ये फाइल मेरे सभी मैनेज नोड्स पे कॉपी हो जाए, तो उसका क्या तरीकाकार है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं cd/tmp यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, टच माई फाइल डॉट टी। और इको, मैं कहता हूँ हेलो, दिस इज 18 जन 2023, और इसको मैं रीडायरेक्ट कर देता हूँ माई फाइल डॉट टी एक्स टी में। कैट करके देखते हैं, माई फाइल डॉट टी एक्स टी में ये डाटा आ गया, ठीक है जी, आ गया। अब ये फाइल इस टाइम एग्जिस्ट करती है कंट्रोलर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं सीडी करके होम में वापस आ जाता हूँ, क्योंकि मेरी कन्फिग्रेशन फाइल यहाँ पे है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी फाइल है ना, ये बाकी सारे मैनेज नोड्स पे कॉपी हो जाए। इस फाइल को कॉपी करने के लिए जो मेरे पास मॉड्यूल है वो है फाइल का, कॉपी का मॉड्यूल। ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे मैं अगेन साथ यहाँ पे ये क्यू से मैं क्विट किया, और यहाँ पे मैं अब खोल लेता हूँ जो डॉक्यूमेंटेशन है, COPY कॉपी। कॉपी के डॉक्यूमेंटेशन खोल के पाई प्रेस कर लेते हैं इसे, या टेल कर लेते हैं, कि एंड से मुझे दिखाया था कि मुझे इसमें एग्जांपल नजर आए। और इसमें सर आईफोन मोर कर 30, ले मोर। 30 लाइंस कर लेते हैं। बल्कि एक और चीज़ करते हैं कि हम सिर्फ ये करते हैं, इससे हमें इसके यहाँ पे लिखे हुए एट्रीब्यूट्स पे पता चल जाएंगे। अच्छा, इसकी कॉपी के मॉड्यूल में ना एक जो इम्पोर्टेंट इसमें ऑप्शन है वो है बैकअप का। बैकअप का मतलब ये होता है कि यार लेट्स से कि वो फाइल पहले से वहां से एग्जिस्ट कर रही थी, पहले से पड़ी हुई थी, फिर क्या करेंगे उस केस में? तो आप ये बता सकते हैं कि यार पहले वाली फाइल को कॉपी कर लेना, और कॉपी करके उसका बैकअप बना देना। तो फिर आपको बैकअप का एक ऑप्शन देना पड़ेगा। इसी तरीके से कंटेंट का एक है जो हमने आगे पढ़ना है, फिर डिक्रिप्ट का है, डेस्टिनेशन है, और सोर्स है, और डायरेक्टरी का मोड है कि डायरेक्टरी टाइप क्या है, फोर्स है, ग्रुप है। इवन के जब आप फाइल को एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहे हैं, तो आप ये चाहते हैं कि इसकी ओनरशिप भी चेंज हो जाए, तो ये भी कर सकते हैं। अच्छा, रिमोट सोर्स एक इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। रिमोट सोर्स का मतलब ये होता है कि उसी सिस्टम से कॉपी करके उसी पे रख दे। मिसाल के आप चाहते हो कि हर सिस्टम पे जाए, हर सिस्टम के डेस्कटॉप पे आपने कोई फाइल रखी हुई, और डेस्कटॉप से फाइल उठाए और उस सिस्टम के टेम्प में कॉपी कर दे। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप रिमोट सोर्स कर देते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। SRC का मतलब एक सोर्स कहाँ से फाइल उठानी है। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, कंट्रोलर से फाइल उठाता है। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल उसने सेट की हुई है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि इसका नेम नहीं है, नेम समझे कि एक कमेंटेड लाइन है एक किस्म की, जो उसके बारे में बता रहा है कि करेगा क्या। कॉपी, सबसे आप पहले कॉपी लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एनसीबल ऑल, यानी कि डेवऑप्स,
DEV OPS DevOps -M, मॉड्यूल का नाम है कॉपी, देन -A, इसके आर्गुमेंट्स हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं, वो कहता है सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है SRC। SRC में लिख दिया है कि /TMP के अंदर जाए माई फाइल डॉट TXT, एक फाइल एग्जिस्ट करती जो हमने भी क्रिएट की थी। ठीक है जी। और फिर वो कहता है डेस्टिनेशन बताओ, तो मैं यहाँ पर DEST कर देता हूँ, डेस्टिनेशन इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि यार TMP में जाए, और TMP में जाके वहाँ पे लेट्स से एनसिबल का नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ले, ये भी एक चेक कर लेते हैं, और वहाँ पे पेस्ट कर दे, ये इस जगह पे जाके इस डेटा को पेस्ट कर दे डेस्टिनेशन पे। इसके साथ और क्या क्या दे सकते थे हम, ये दे सकते थे कि जब वहाँ पे कॉपी हो तो इसका ऑनर कौन होगा। तो अभी जब हम एनसिबल इसके थ्रू करते हैं तो हमने उसके अंदर बिकम मेथड इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, सूडो, और फिर यूजर कौन सा बन जाए, रूट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, इसको जो ऑनरशिप है ना वो चेंज कर दे, इसकी ऑनरशिप रख दे लेट से कोई और रख दे। तो मैं यहाँ पे लेट से एक और ऑप्शन दे देता हूँ, OWNER, और ऑनर इज इक्वल टू मैं कह देता हूँ लेट से DEVOPS, डेवऑप्स की से जिस यूजर से मैं काम कर रहा हूँ उसी यूजर का इसे ओनरशिप दे दे। बाय डिफॉल्ट ये रूट की देगा, क्योंकि हमने इसके अंदर सेट किया हुआ है कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कि इसको रूट बना के काम किया करे। अच्छा, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम ये चाहते हैं कि यार इसकी परमिशन भी चेंज हो जाए, तो मैं MOD = 777 कर देता हूँ कि इसकी परमिशन भी चेंज हो जाए। तो फिलहाल हम इतने पैरामीटर्स के साथ काम करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी फाइल कॉपी होती है। एंटर किया, और ये देखें चेंज में उसने कहा कि मैंने ऑनर इसको बना दिया है, मोड ये कर दिया है, और ग्रुप इसका रूट था। ठीक है जी, ये मैंने सारे काम किए हैं। अब हम चलते हैं अपने इस सिस्टम पे जो कि हमारा मैनेज नोड है। अज्यूम करें कि यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स हैं आपके पास हो सकते हैं। CD/TMP में मैं गया, LL तो यहाँ पे लिस्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे देखें एनसिबल के नाम से उसने एक डायरेक्टरी बना दी है, मैं CD करके एनसिबल की डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे देखें कि माई फाइल डॉट TXT फाइल आ गई। फिर एक और चीज़ है, क्लियर करके दोबारा शो करवा देता हूँ आपको। इसका देखें, जो ऑनर है वो डेवॉप है, यानी कि ये इस यूजर से मैं काम कर रहा था, लेकिन इसका ग्रुप कौन है, वो रूट है अभी भी। और परमिशन सारी की सारी कौन सी मिल गई है, 7 7 7 7, सभी ग्रुप्स पे, या सभी जो उसके ऑनर और ग्रुप और अदर्स, 3 लेवल की हमारी परमिशन होती हैं, तो तीनों लेवल की परमिशन उसे फुल परमिशन मिल गई। तो ये हमने क्या किया, कॉपी के मॉड्यूल के थ्रू ये काम किया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना यहाँ से डिलीट हो जाए, या लेट्स अज्यूम कि यार मैं अगर इसे दोबारा ऐसे ही कमांड का एग्जीक्यूट कर दूं, क्या होगा। ये जो कमांड है मेरे पास, इसको मैं ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो दोबारा क्या रिजल्ट है, कुछ भी नहीं होगा कुछ पासवर्ड। भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक और पैरामीटर जिसका मैंने आपको बताया था, बैकअप इज इक्वल टू, अगर यस कर देते हैं आप तो फिर क्या होगा, एंटर। और अब जाके हम देखते हैं यहाँ पे कुछ हुआ है, एलएस, अच्छा नहीं हुआ। हम अपने पैरामीटर को देख लेते हैं कि बैकअप इज इक्वल टू यस, और यहाँ पे हमने हेल्प खोली थी, यहाँ पे कहीं बैकअप इज इक्वल टू यस। अच्छा, अगर अगर कंटेंट चेंज एक होगा मिनट, तो हाँ यही मैं बताने लगा था सर, यही बताया।
स्पेशली मेरा मकसद होता है आपको समझाना, कि आपको पता चल जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जी सी सर। डी स्लैश टी एम पी, और यहाँ पे चले जाते हैं जी। यहाँ पे कहीं आ रही है माई फाइल, माई फाइल, नहीं आ रही है। तो मैं इको करके यहाँ पे कुछ पेस्ट कर देता हूँ, लव टू ऑटोमेशन, और इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं माई फाइल डॉट टी एक्स टी में। कैट माई फाइल डॉट टी एक्स टी, तो इसमें दो लाइनें आ गई, ठीक है जी। और अब हम दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जो कमांड हम पहले चला रहे थे। और देखें जी, अब उसने रिजल्ट दिया है। यहाँ पे मैं कंट्रोलर नोड पे वापस आता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ हुआ है। तो करेगा ये कि ये करंट डेट डाल के, और इस सिस्टम पे शायद डेट चेंज है, तो ये 19/1/2023 और 7 उसने एक फाइल बना दी। ये सारा इसका नाम चेंज कर दिया लंबा चौड़ा। तो अगर तो आपका कंटेंट चेंज है तो फिर क्या करेगा, ये फाइल की कॉपी भी साथ ही बना लेगा। कितना अच्छी एक चीज़ है, रिप्लेस नहीं करेगा। यार अगर आप गलती से कोई फाइल को रिप्लेस कर दो तो एटलीस्ट यू हैव ऑप्शन कि आपके पास उसका बैकअप हो रहा है। या आप समटाइम चाहते हैं कि यार पुरानी फाइल का बैकअप कॉपी कर ले और नई फाइल बना दे। हर रोज कन्फिग्रेशन फाइल को आपको चेंज करनी है लेट से, तो सुबह आके आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, कॉपी का काम एक तो ये था जो हमने किया है अभी। लेकिन समटाइम क्या होता है कि यार आपने फाइल को कॉपी नहीं करवाना, बल्कि विद इन दी फाइल चेंजेस करनी है। तो फाइल है उधर आपके पास पड़ी हुई है, आप चाहते हो उसके अंदर डेटा चेंज हो जाए। तो जब डेटा चेंज हो जाए उस फाइल के अंदर, तो उसके लिए फिर इसके अंदर एक और चीज है कि वो कहता है कि यार अब आपने ना हमें सोर्स नहीं बताना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन फाइल बतानी। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं, कंटेंट, CONTENT, कंटेंट इज इक्वल टू, और अब हमने यहाँ पे डबल कोट्स में वो कंटेंट लिख देना है। मिसाल के तौर पे, हेलो दिस इज अब्बास, वालेकुम। ओके। तो हमने ये देखा कि यार इसने फाइल जो हमने कमांड यहाँ पे चलाई, ये वाली, तो इसने क्या किया है, वहां पे कंटेंट क्रिएट कर दिया है। अच्छा, एक प्रॉब्लम है इसके साथ। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा था हेलो दिस इज अब्बास। अब मैं यहाँ पे अब्बास के बजाय लेट से मैं लिख देता हूँ सलमान। तो होगा क्या, मैं इस फाइल के कंटेंट को दोबारा चेक करता हूँ, तो देखें कि हम जहाँ पे अब्बास लिखा था इसने उसकी जगह पे सलमान रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली इसने इस फाइल के अंदर जाके कंटेंट को रिप्लेस कर दिया है, अपेंड नहीं किया कि पहले से कोई कन्फिग्रेशन मौजूद थी उसको भी रहने दे और जाके नीचे लिख दे। उसकी बजाय इसने क्या किया, इसने कंटेंट को रिप्लेस कर दिया। तो कॉपी के मॉड्यूल में जब आप कंटेंट लिखेंगे तो इट्स मीन कि इट विल रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल कंटेंट्स। तो इस मॉड्यूल को चलाते हुए आपने ये देख लेना है कि अच्छा, लेकिन चूंकि अगर आपने बैकअप इज इक्वल टू यस लिखा हुआ है, तो इसका फायदा ये हो जाएगा कि ये बैकअप ले लेगा पुरानी वाली फाइल का। तो लेकिन अगर आपने बैकअप इज इक्वल टू यस का पैरामीटर भी पास नहीं किया और आपने ये लिख दिया, लेट से आपने ETC FS टैब के जाके अंदर एंट्री कर दी है, या आपने लेट से होस्ट की फाइल में एंट्री कर दी है, या आपने पासवर्ड की फाइल में कोई एंट्री करने की कोशिश की और आपको नहीं पता, तो फिर ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो कॉपी के मॉड्यूल को यहाँ पे एंड कर लेते हैं कि इसके लिए तो इतना भी नफ है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि, अच्छा एक और चीज़ है, जो एक और पैरामीटर इसके साथ ना डिस्कस कर लेते हैं साथ ही, कि समटाइम आप ये चाहते हैं कि यार आपने जो डेटा कॉपी करना है ना,
वो इधर से नहीं करना, बल्कि आपने एस आर सी इज इक्वल टू, लेट से आपने कहा ई टी सी एफ एस टैब में से एफ एस टैब की फाइल उठाओ और डेस्टिनेशन एनसीबल में जाके कॉपी कर दो, और ये बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। और अगर पहले से पड़ी हुई तो इसका बैकअप ले लेना। एक यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, ये रिमोट, जो मैं रिमोट सोर्स की बात कर रहा था, अंडरस्कोर एस आर सी इज इक्वल टू यस। इसका मतलब ये होता है कि यार जो कंट्रोलर नोड पे बैठ के पहले क्या कर रहा था, कि जो मैं कंट्रोलर नोड पे फाइल बना रहा था उसको कॉपी कर रहा था। अब आप चाहते हो कि हर उसी सिस्टम पे जाए, मेरे नोड पे उसी सिस्टम में जाके ये एफ एस टैब की फाइल को कॉपी करे और उसी सिस्टम के टेम्प में एनसिबल के फोल्डर में रख दे। तो ये चलाते हैं और देखते हैं कि क्या ये काम हुआ है। और यहाँ पे जाके देखते हैं कि एफ एस टैब की फाइल आई है। तो ये एफ एस टैब की फाइल आ गई है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इस रिमोट अंडरस्कोर एस आर सी के पैरामीटर से आप मैनेज होस्ट टू मैनेज होस्ट डेटा भी कॉपी कर सकते हैं। अच्छा, एक केस ये आता है कि यार ये जो काम कर रहे थे हम यहाँ पे पहले, कि हम पहले उठा रहे थे कंट्रोलर नोड से मैनेज नोड में डेटा कॉपी कर रहे थे, फिर मैनेज नोड से मैनेज नोड में डेटा कॉपी करके हमने देखा, कंटेंट को भी कॉपी करके देखा। थिंग इज दैट कि अब आप चाहते हो कि नहीं यार, आपके मैनेज नोड पे कोई डेटा पड़ा हुआ है और आप उसे कंट्रोलर नोड पे कॉपी करना चाहते हो। तो उसके लिए फिर एक और मॉड्यूल है जिसका नाम है फेच, FETCH, फेच। साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू से वापस गए और यहाँ पे अब हम फेच की डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं। इसको मैं क्लियर कर लूँ पहले, और यहाँ पे फेच की डॉक्यूमेंट FETCH फेच, और एंड पे जाके देखेंगे तो इसमें भी सोर्स है अगेन, कि सोर्स क्या है आपका और डेस्टिनेशन क्या है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे वो सोर्स बता रहा है और पूछ रहा है और डेस्टिनेशन पूछ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एस आर सी इज इक्वल टू, अब क्या होगा, मैं चाहता हूँ कि यार मेरे जो मैनेज नोड्स हैं उनकी एफ एस टैब की फाइल कॉपी हो जाए मेरे सिस्टम के, यानी कि अब डेस्टिनेशन कौन सा बनेगा, डेस्टिनेशन मेरा कंट्रोलर नोड होगा। तो मैं चाहता हूँ कि यार इस टाइम ये फाइल कॉपी हो जाए रूट में जाके, बल्कि इस टाइम मैं डेवऑप यूजर से हूँ, होम के अंदर जाए और होम में डेवऑप्स के यूजर पे जाए और फिर डेस्कटॉप के ऊपर ये फाइल कॉपी कर। ठीक है जी। और रिमोट एसआरसी का जो पैरामीटर है इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, कि वहाँ से वहीं पे कॉपी ना करे बल्कि ये मेरे पास कॉपी करके ले आए, और अगर पहले से फाइल एग्जिस्ट करती है तो कॉपी करे। चला आगे देखते हैं। और अब मैं जिस सिस्टम पे बैठा हुआ हूँ PWD, ये मेरा डेवऑप्स का ही सिस्टम है, और इसके CD/ डेस्कटॉप पे मैं चला जाता हूँ और यहाँ पे LL करके देखता हूँ। तो ये देखें उसने क्या किया है, जिस आईपी से वो, क्योंकि देखें आपके पास लेट्स से कि इन्वेंटरी में 1,000 सिस्टम है, तो अब 1,000 यहाँ पे फाइलें तो पेस्ट नहीं करेगा। तो उसने अच्छा काम ये किया कि उसने जो मैनेज नोड का आईपी था उसके नाम से एक डायरेक्टरी बना दी, तो CD192 ये वाली डायरेक्टरी बनाई। और यहाँ पे फिर उसने बताया कि किस डायरेक्टरी से उसने फाइल उठाई है, CD ETC। और यहाँ पे फिर वो उसने फाइल भी उठा के कॉपी कर दी है जो मुझे चाहिए थी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि समटाइम आपको मैनेज नोड से आपके कंट्रोलर नोड में डेटा चाहिए होता है, तो इन दिस वे इट विल कॉपी दी डेटा। ये क्लियर है जी यहाँ पे। तो हमारा ये भी डन हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक फेच का मॉड्यूल था, वो भी डन हुआ। बस वही ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हमें किसी एक स्पेसिफिक स्लेव नोड से दूसरे स्लेव नोड पे कुछ कॉपी करना हो। बिल्कुल, ऐसे भी ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। जैसे हमने देखा, अच्छा उसमें क्या कर सकते हैं, फिर उसमें तो आप ये बता सकते हैं ना कि यार मेरा सोर्स ये वाला सिस्टम है
और डेस्टिनेशन मेरा ये वाला हम्म। सिस्टम है। तो इसके एग्जांपल्स बेशुमार हैं। हम्म। आपको वो मॉड्यूल में देखना पड़ेगा। फिर उसमें क्या हो सकता है कि आपका यहाँ पे आप देखें ना ये चीज़ करने के लिए फिर आप एक और काम कर सकते हो। आप जो काम एससीपी करता है वो कर सकते हो। करेक्ट। ठीक है। तो कुछ हम्म। मॉड्यूल्स आपको ना देखना पड़ेंगे कि यार आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें कौन सा मॉड्यूल फिट इन बैठता है। क्या एडहॉक कमांड सही। काम कर जाएगी या कोई मॉड्यूल काम करेगा। कुछ केसेस में आपके देखें अभी ये एंसिबल स्टार्ट हुआ है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम को बनते बनते ना जो है ना डिकेड्स लगते हैं। कि कब से रेड हैट लिनक्स स्टार्ट हुआ है, जब से मैं बचपन छोटा था तब से। और अब जाके वो इस लेवल पे पहुंचा है कि उसने इंटरनेशनल मार्केट में शेयर्स को कैप्चर किया। उससे तो पहले विंडोज का कब्जा था। तो अभी एक चीज आई है, आहिस्ता आहिस्ता हर चीज का मॉडल डेवलप होता जा रहा है। और अब लोग इसकी तरफ बहुत तेजी के साथ, यानी कि जहाँ पे भी आप जा रहे हो किसी टेक कंपनी में, वहाँ पे एंसिबल आपको मिलेगा। वो आपकी नीड बन चुकी है अब। तो आहिस्ता आहिस्ता हर हर चीज का मॉड्यूल बनता जा रहा है। तो अगर किसी चीज का मॉड्यूल अवेलेबल ना हो किसी काम को करने के लिए, तो आप एडहॉक कमांड को भी यूज कर सकते हो। कमांड से डायरेक्टली कर लो। तो समटाइम चीजें देखना पड़ेंगी आप। ठीक अच्छा, है। अब एक मॉड्यूल है फाइल का। तो फाइल का मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि आपको MKDIR वाला काम करना है। डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। फाइल क्रिएट करनी है आपको। डायरेक्टरी, फाइल, और परमिशन भी आई थिंक इससे चेंज होगी। CH मोड का काम, CH मोड, ये भी ये वाला काम करेगा। और ATC और बहुत सारे काम ये करेगा। ये जो फाइल का मॉड्यूल है। तो हम यहाँ से जाके देखते हैं कि फाइल के मॉड्यूल के साथ व्हाट वी कैन डू। क्यू सिक्विट, क्लियर। और अब हम आ जाते हैं फाइल के मॉड्यूल पे कि फाइल के साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो फाइल के मॉड्यूल पे जाएं तो देखें बहुत सारी चीज़ें कह रहा है कि आपने एक्सेस टाइम का फॉर्मेट बताना है कि इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फिर एक्सेस टाइम की बात करनी है। एट्रीब्यूट्स बेशुमार दिए हैं। फॉलो इसका है, फोर्स है। अच्छा, उसके बाद ग्रुप देना है। इसकी परमिशन चेंज करनी है। यहाँ पे देखें वो ये बता रहा है कि द परमिशन टू रिजल्टिंग फाइल और डायरेक्टरी शुड हैव फॉर दोज यूज टू, जो कहता है जिस CH मोड काम करता है वही चीज़ ये काम करेगा हाइफन मोड के नाम से। एक इसका पैरामीटर जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ये सारे काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे मॉडिफिकेशन टाइम, आपने टच की कमांड से जो काम करते हो वो भी ये काम करेगा। इसी तरीके से आपने ऑनर चेंज करना है, पाथ बताना है, और SC लिनक्स का कॉन्टेक्स्ट को सेट करना है, SC लिनक्स का रोल सेट करना है। बेशुमार चीज़ें जो इसके साथ आप कर सकते हो। स्टेट में कह रहा है जी, absent का मतलब है कि डिलीट। डायरेक्ट एक absent है, एक डायरेक्टरी भी, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होंगी जो इसमें आप कर सकते हो। तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसकी एग्जांपल्स में चले जाते हैं जो हमारे लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। देखिए जी, सबसे पहले वो कह रहा है जी आप फाइल आपने क्रिएट करनी है तो पाथ बताओ कहाँ पे क्रिएट करनी है। फिर वो कहता है जी ऑनर कौन रखना है, ग्रुप कौन रखना है, मोड क्या रखना है। नीचे फिर एक एग्जांपल में वो बता रहा है कि यार सोर्स मेरा ये है यहाँ पे। अच्छा, सिंबॉलिक लिंक भी आप क्रिएट कर सकते हैं इसके थ्रू कि आपका ये सोर्स है, इस डेस्टिनेशन लिंक आपने इसका यहाँ पे करना है। और स्टेट में देखें वो बता रहा है लिंक। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो अ, इसके टाइप है ना, आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वेरिएबल्स का। तो वेरिएबल्स में हम लूप के थ्रू भी डेटा कॉल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसने लूप चलाई है जिसमें X और Z की दो इसने वेरिएबल डिक्लेयर की हैं। और फिर उसमें डेस्ट डेस्ट को कहीं और पर डिक्लेयर किया होगा। फिर उसको बता रहा है डेस्ट इज वाई, और इसकी डेस्टिनेशन K है। यहाँ से डेटा रीड करके यहाँ पे इनपुट ले रहा है ये आइटम डॉट डेस्ट के अंदर। तो इस तरीके से भी आप काम कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने किसी फाइल की जो है ना उसका एक्सेस टाइम चेंज करना है तो स्टेट इज इक्वल टू टच लिखा हुआ है देखिए। तो ये है लॉट ऑफ, ये देखें यहाँ पे एक्सेस टाइम है, मॉडिफिकेशन टाइम है। अच्छा, प्रिजर्व का मतलब ये होता है कि जो लास्ट उसका है वही उठा के इधर पेस्ट कर दो।
फिर यहाँ पे एक ये स्टेट इज इक्वल टू डायरेक्टरी कह रहा है, स्टेट इज इक्वल टू आपने फाइल क्रिएट करनी है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं चाहता हूँ कि यार मेरे जो है ना सभी मैनेज नोड्स पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए। मिसाल के तौर पे अ, यहाँ पे हम अब लगा लेंगे फाइल, और फाइल के हैं पैरामीटर। पैरामीटर को हम सिंगल कोट में लिखते हैं नॉर्मली। पाथ इज इक्वल टू, मैं कह देता हूँ कि यार स्लैश लेट से होम में जाके, या टेम में ही चले जाते हैं, या स्लैश एम एन टी में चले जाते हैं। एम एन टी में जाके टेस्ट डी आई आर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दो। और यहाँ पे अब स्टेट इज इक्वल टू, अगर तो मैं लिख दूंगा डायरेक्टरी, तो ये टेस्ट डी आई आर नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल, तो फिर ये फाइल क्रिएट करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा टच, तो फिर ये क्या करेगा, ये यहाँ पे जाके टच, आपको पता है एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देता है, तो एम्प्टी फाइल क्रिएट कर देगा। और अगर पहले से फाइल क्रिएटेड है तो उसकी वो जो डिफॉल्ट उसकी नेचर होती है, उसको एक्सेस टाइम चेंज करता है तो वो कर देगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ कि मुझे डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी इसकी स्टेट चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, कहाँ पे डेवऑप मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। फिलहाल मैं इतने के साथ ही काम करता हूँ। फील्ड डायरेक्टरी पाथ इज इक्वल टू टेस्ट स्लैश टेस्ट ही है यार। होना चाहिए यार, स्टेट इज इक्वल टू डायरेक्टरी। टैब में बना ले सर मेरे ख्याल से। यहाँ भी क्यों नहीं बन रही, यहाँ पे बननी चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं बन रही, उसकी रीजन है। परमिशन। नहीं नहीं, उसकी रीजन है। हमने ना टेम्प में, आपको याद हो एमएनटी पे हमने सीडी को माउंट किया, डीवीडी को। फर्स्ट सेशन में मैंने बताया था ना आपको कि हमने एफएस टैब में एंट्री कर ओके दी थी। ओके ओके। तो टैब में क्रिएट करेंगे तो ये क्रिएट कर देगा, यस 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 वरना उधर भी इसने क्रिएट कर देनी थी। यस। तो यहाँ पे जाके देखते हैं, CD स्लैश TMP। तो यहाँ पे टेस्ट DIR ये इसने डायरेक्टली क्रिएट कर दी। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ और मैं इसका ना मोड चेंज कर देता हूँ लेट से। और यहाँ पे एक मोड इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ कि यार 0 7 और 0 0 कर दे। तो देखते हैं कि क्या इसने यहाँ पे परमिशंस चेंज की हैं। तो अभी देखें कि ये XR और X आ रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए इस दफ़ा। तो टेस्ट DIR की देखें, सिर्फ ऑनर को फुल परमिशन मिल गई, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे इसकी परमिशंस चेंज कर दी थी। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ कि यार ऑनर भी इसका चेंज हो जाए, यहाँ पे कहीं ऑनर का भी इसका लिखा होगा। बल्कि यहाँ पे बता भी रहा है, वो कहता है यू प्लस, यानी कि यूजर को रीड राइट की परमिशन मिले, ग्रुप को राइट और एग्जीक्यूट की मिले, ऑनर को जो है अदर्स को रीड राइट एग्जीक्यूट सबकी परमिशन मिल जाए। तो ये भी इसने यहाँ पे, आप डायरेक्टली एग्जांपल को कॉपी भी कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पे ये लूप वाला, जब लूप का चैप्टर आएगा तो फिर वहां पे देखेंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे आप ऑनर और ग्रुप भी बता सकते हो। तो यहाँ पे इसने स्टिकी बिट लगाया हुआ है इसके ऊपर, 1 इज इक्वल टू स्टिकी बिट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फाइल के मॉड्यूल के थ्रू आप मल्टीपल काम कर सकते हो, जो आपकी नॉर्मल रूटीन की वर्क है उसमें। तो यहाँ पे वापस आते हैं और देखते हैं कि हमारे कौन से मॉड्यूल रह गए हैं। तो ये फाइल का मॉड्यूल भी हुआ डन। अब है जी सर्विस का मॉड्यूल। सर्विस के मॉड्यूल पे यहाँ पे अगेन आ जाते हैं वापस।
क्यू। और अब यहाँ पे सर हम सर्च कर लेते हैं SERVIC सर्विस। सर्विस के मॉड्यूल की एग्जांपल्स ले लेते हैं। वैसे तो ऊपर बहुत लंबा चौड़ा उसने लिखा हुआ है, लेकिन एग्जांपल में हम आते हैं तो वो कहता है कि यार आपने नेम लिखना है और स्टेट बतानी है कि क्या करना है। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ होनी चाहिए, एक पैरामीटर इनेबल्ड का। मिसाल के तौर पे उससे पहले हम एक और मॉड्यूल पढ़ लेते हैं। इस सिस्टम में मैं एक पैकेज देखता हूँ कि क्या वो इंस्टॉल है, तो यम लिस्ट HTTPD, ये मैं देखता हूँ कि क्या इंस्टॉल्ड है ये। तो वो कहता है इंस्टॉल्ड है, तो मैं कहता हूँ यम, हाँ बल्कि यहीं से कर देते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि इसमें से एक पैकेज में अनइंस्टॉल कर दूँ, तो यम डेवऑप्स और -m यम -a। यम का मॉड्यूल होता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल के लिए। और अब मैं इसके पैरामीटर पास करूंगा, तो नेम इज इक्वल टू मैंने लिखा HTTPD, और स्टेट इज इक्वल टू मैंने कहा अब सेंड कर दो, यानी कि रिमूव कर दो। ठीक है जी। और ये मैंने इसे चला दिया, तो इसमें से HTTPD का पैकेज जो है ना अनइंस्टॉल हो जाना चाहिए। अभी देखते हैं, तो वो कहता है ठीक है जी मैंने ये काम कर दिया है। तो लिस्ट करके हमने देखा तो अभी भी अवेलेबल कह रहा है कि अवेलेबल है। उसने काम तो किया है। चेंज फास्ट, नथिंग टू डू, वो कहता है कुछ नहीं किया मैंने। तो इसमें तो पहले से इंस्टॉल हुआ है। क्या कह रहे हैं, इसको क्यों करता हूँ और यहाँ से मैं चला जाता हूँ यम की। बस भी वो पहले से ही इंस्टॉल नहीं है। पहले से अनइंस्टॉल है। ओके ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यार इस पे ना मेरा एक पैकेज इंस्टॉल हो जाए। इसको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ पे। अब उसने इंस्टॉल कर दिया, चेंज दिखा दिया कि ये सारी चीज़ें उसने इंस्टॉल की हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी सर्विस भी एक्टिवेट हो जाए। तो सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए मुझे यहाँ पे सर्विस का मॉड्यूल यूज करना पड़ेगा। सर्विस -a, नेम इज इक्वल टू HTTP, और स्टेट इज इक्वल टू स्टार्टेड। अब मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ स्टार्ट ना हो, बल्कि इसकी सर्विस भी इनेबल हो जाए, कि नेक्स्ट टाइम जब मैं सिस्टम रिबूट करूँ तो ये इनेबल हो। अच्छा, हम क्या करते हैं, सिर्फ स्टार्टेड करके देख लेते हैं कि क्या ये सिर्फ स्टार्ट ही करता है या इनेबल भी करता है। तो यहाँ पे systemctl, यहाँ पे सुडो लिखना पड़ेगा मुझे। systemctl स्टेटस HTTPD। अच्छा, एक और पैरामीटर होता है इसके साथ, इज इनेबल्ड HTTPD। तो कहता है डिसेबल्ड है अभी। तो हम यहाँ पे जाके इसके साथ एक और चीज़ पास कर देते हैं कि इनेबल्ड इज इक्वल टू, नहीं, इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। यही आ रहा है जी इसमें, कि अगर आपने, सॉरी, क्यू और सर्विस पे चले जाते हैं, और यहाँ पे कहीं
इनेबल्ड इज इक्वल टू यस आ रहा है। ओके, इनेबल्ड यस था। यस। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये ऑन रिबूट करता है इसको या नहीं करता। तो यहाँ पे मैं अगेन यही क्वेरी करता हूँ, तो देख लें उसने इनेबल्ड इसे कर दिया है। लेकिन सर्विस के मॉड्यूल के साथ मसला ये है कि ये मल्टीपल सर्विसेज को ना वन गो में इनेबल नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमें लूप लगानी पड़ेगी, जो कि हम आगे जो एक चैप्टर आएगा लूप का उसके अंदर जाकर देखेंगे। तो सर्विस अगर आपने कोई स्टार्ट करनी हो तो इसको कर लेंगे आप यूज, यम को यूज करने के लिए हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन है कि यार, अच्छा फेच को भी हमने चेक कर लिया है। यम रिपोजिटरी, भाई यम रिपोजिटरी सेट करते हैं ना कमांड लाइन के थ्रू, या हम कोई ऑनलाइन रिपोजिटरी इंस्टॉल कर लेते हैं, या हम एक कमांड चलाते हैं यम डैश कॉन्फ़िग डैश मैनेजर हाइफन हाइफन ऐड डैश रेपो इज इक्वल टू, और यहाँ पे फिर बता देते हैं पाथ उसका, मिसाल के तौर पे एच डबल टी पी एस, और लेट से मैंने कोई अपनी स्लैश स्लैश अब्बास हुसैन डॉट कॉम, और फिर यहाँ पे मैंने कोई लेट से एच टी एम एल के अंदर जाके कोई मेरे पैकेज पड़े हुए हैं। तो ये क्या करेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ये जो मैं नेम बता रहा हूँ इसी नाम से एक रेपो क्रिएट कर देगा, और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैरामीटर पास कर देगा। तो यही काम अगर आपने एनसीबल के थ्रू करना हो तो कैसे करें, उसके लिए है ये वाला मॉड्यूल। कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यम अंडरस्कोर रिपोजिटरी हाइफन ए, और अब यहाँ पे वो सारा काम लिखेंगे आप। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल क्यू से चले जाते हैं, क्विक कर देते हैं इसे, और यहाँ से अब हम फाइंड करते हैं यम। एग्जाम के अंदर ये हेल्प अवेलेबल होगी आपको, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो चीज़ नहीं आती फौरन यहाँ से देख लेनी। तो यहाँ पे कुछ उसने ना एग्जांपल दी हुई है नीचे। क्योंकि मॉडल काफ़ी बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एग्जांपल्स में देख लें जी, अगर आपको नेम सेट करना है मिसाल के तौर पे, हम इसको सेट भी करके देख लेते हैं। नेम इज इक्वल टू, मैंने कहा यार एच डबल टी पी डी है, नहीं, मैंने कहा कि ई पेल है रिपोजिटरी का नाम। फिर वो कहता है जी आप बताओ बेस यूआरएल या डिस्क्रिप्शन बता दो। हालांकि इसकी नीड नहीं है, आप दिल करे तो आप बता दो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती डिस्क्रिप्शन। बस मॉड्यूल में फ़र्क ये होगा कि हर काम आपका क्या होगा, इज इक्वल टू के साथ होगा एडहॉक कमांड में। मैंने कहा ई पेल रेपो, इसको चाहे कोट्स में भी लिख लें तो इट्स फाइन, और इसी तरीके से आप इसको भी कोट में लिख सकते थे यहाँ पे ई पेल को। अगर इसने यहाँ पे कोट्स में लिखा तो आप भी लिख लें। इसी तरीके से उसने बेस यूआरएल कहा है, तो इनेबल्ड की जगह पे आप क्या करें, बेस यूआरएल इज इक्वल टू, यहाँ पे स्लैश डाल के एंटर करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। सॉरी, उसने उसको कर भी दिया है। यहाँ पे ऐसे आना था। इस तरीके से क्या फ़ायदा होना था कि ये क्या करता, अब नेक्स्ट लाइन कंसिडर करता कि इसे आगे लिख रहा है। मिसाल के तौर पे मैं ये लाइन ही उठा लेता हूँ यहाँ से, जो इसने दी भी हुई है इसके अंदर। कॉपी, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पेस्ट। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे कोई नया पैरामीटर पास करना है, तो मैं यहाँ पे जी पी जी चेक इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ कि यार
मिसाल के तौर पे 9। एग्जाम में आपने ये यस करना है, और फिर उसने एक पाथ आपको बताया होगा कि ये जीपीजी की का पाथ है, तो फिर आप एक और पैरामीटर का पास करेंगे, जीपीजी की इज इक्वल टू, और वहां पे उसका पाथ बता दें। इसको मैं सिंगल कोट से बंद कर देता हूँ। बस भाई चेक में तो केयर है। ये लें जी। वो कहता है जी, एम रिपोजिटरी हैज एक्स्ट्रा पैरामीटर्स, बेस यूआरएल इज इक्वल टू, ये तो लिखा है मैंने। बस भाई न्यू लाइन स्पेस। में स्पेस है आई थिंक, बेस यूआरएल और इक्वल के। यहाँ पे करूँ? यस यस जी। यस यस सर। अभी भी नहीं उसने नहीं। एरर दे दिया है। ऐसे करके देखें जी। चलो, कर दिया है जी उसने। तो अभी हम यहाँ पे जाके देखेंगे, और यहाँ पे मैं लिखूँ यम रेपो लिस्ट, तो ये मुझे ईपीएल की रिपोजिटरी दिखाएगा, ये देखें, ईपीएल अंडरस्कोर रेपो। और अगर इसे मुझे रिमूव करना हो, तो मैं सिंपली यहाँ पे रिमूव का भी एक ऑप्शन है कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं। ये देखें, स्टेट इज इक्वल टू absent। तो इसी में मैं यहाँ पे एक नया पैरामीटर पास कर देता हूँ इससे पहले, स्टेट इज इक्वल टू ABSENT absent। तो ये क्या करेगा, इसको absent कर देगा, और अभी जाके देखें आप, यहाँ पे आपको ये रिपोजिटरी नहीं मिलेगा, ये खत्म हो गई। दिस इज समथिंग कि आप, अच्छा ये आपने मिसाल के तौर पे, अब आपको रेडिट 8 या 9 के केस में दो रिपोजिटरीज क्रिएट करनी होती हैं। एक आपको क्रिएट करनी होती है जिसे हम वो कहते हैं बेस रेपो, और एक आपको ऐप स्ट्रीम के नाम से करनी पड़ती है। तो दोनों आप इसी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारी इस में जो ये रिपोजिटरी वाला था, ये भी डन हुआ। और आई थिंक अब आप आहिस्ता आहिस्ता ये ना करते जाएंगे, पैकेज को भी विल डू प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस करना अपने तौर पे, कोई इशू आता है तो फिर वो आपने मुझसे डिस्कस कर लेना है। रिप्लेस को भी आप कर लीजिएगा, प्रैक्टिस, डू प्रैक्टिस। और इसी तरीके से गेट यूआरएल है। अच्छा, गेट यूआरएल का तो पता है ना आपको, कि नहीं पता? नहीं इसके बारे में नहीं पता बस भी। आपने बताया था कि अगर कहीं से कुछ डेटा जैसे कर्ल वगैरह फेच करना हो या कुछ। बिल्कुल जी। यार, गेट यूआरएल इज इक्वल टू डब्ल्यू गेट, ये वही चीज़ है। तो हम एक काम करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम आए, यहाँ पे हम एक नया लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं गेट अंडरस्कोर यूआरएल, हाइफन ए से इसके ऑप्शंस हैं। यानी कि यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, लेट्स से एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। चलो, इधर तो 45 साल लगेंगे, इधर से देख लेते हैं। लेट्स से एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है, उर्दू ITACADEMY academy.com। अगर खुल जाएगी तो, मैं तो इधर से खोल लेते हैं जल्दी से।
इधर तो बहुत देर ले रही है। ला भाई, ये सब इंटरनेट का कसूर है। अच्छा, जब मैं इसे ऑफिस के थ्रू चलाता हूँ ना तो ये बहुत तेज चलता है, लेकिन जब मैं इसे ETCL के इंटरनेट के थ्रू चलाता हूँ तो ये इसकी जब फर्दर नेटिंग होती है तो उसमें ही बहुत टाइम लेता है। तो ओके बस भाई फाइनल। आप इस्लामाबाद में हैं या लाहौर में? मैं तो लाहौर में, मिसाल के तौर पे इसमें ना, इसमें भी एक डेवॉप का कोर्स है यहाँ पे उर्दू IT में। यहाँ पे कोर्स है ये वाला, एक कोर्स है यहाँ पे, कोर्स प्रोग्रामिंग, ये ओरेकल वाला कोर्स, ये मैंने पढ़ाया था इधर, लेकिन उसके बाद मैं काफ़ी बीमार रहा तो फिर मैं इसे कंप्लीट नहीं कर सका। और फिर टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई कि फिर मेरा दिल नहीं किया कि इसको दोबारा कंटिन्यू। ये बस भाई कौन से वाले डेटाबेस वर्जन पे है? 11G पे। अच्छा 11 मैं वही कह रहा हूँ ना कि तब टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो गई कि बंदा क्या करे। खैर यार, जो भी है, आपका लेट से कोई लिंक है और यहाँ पे आप कह देते हो कि ये कुछ .html की वेबसाइट है जिस पे कोई कंटेंट पड़ा है, और अब आप चाहते हो कि वो जो है ना हर जो नोड है उस पे कॉपी हो जाए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे URL इज इक्वल टू, और आगे वो URL का नाम इधर पेस्ट कर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ ऐसे, और लेट से यहाँ पे कोई abbas.html के नाम से कोई पेज है जो कि आपने डाउनलोड करा सिस्टम में। अच्छा, अब आप ये चाहते हैं कि ये तो मेरा है URL, और ये कॉपी हो जाए लेट से स्लैश होम के अंदर जाके, डी स्लैश होम में लेट से ये कॉपी हो जाए। जस्ट होम में जाके आप एक डायरेक्टरी बना लो से, हम माई साइट के नाम से, इसके अंदर ये कॉपी हो जाए। तो बस आपने इतना ही करना है, एंटर करना है। अगेन एक्स्ट्रा पैरामीटर्स, चलो मैं कहता हूँ माई होम में कॉपी हो जाए। तो इसके लिए एक काम करते हैं कि हम फौरी तौर पर जाके इसके देखते हैं। DEST लिखेंगे आई थिंक सर। डेस्टिनेशन, जी सर आई थिंक। ओके 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 ठीक है। नहीं नहीं, आप सही बता रहे हो। DEST या डेस्ट इज इक्वल टू स्लैश होम में लेट्स से माई वेब। स्पेस स्पेस। तो ये क्या करेगा, इस जगह पे ना इसे डाउनलोड कर देगा। जैसे हम कहते हैं ना, कोई हमने कोई पेज देखा और हमें पसंद आ गया कि यार ये पेज बिल्कुल ठीक है, इस पर टेक्स्ट चाहिए, तो हम जाके सेव एज कर देते हैं जैसे। तो नहीं, फेल हुआ है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये bars.html तो डाटा है ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए उसको ना वो डाउनलोड नहीं करेगा। लेट्स से कि हम इसी को डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम इस साइट नहीं देते बल्कि .com, इसको डाउनलोड कर लेते हैं .com तक। तो देखते हैं कि क्या ये इसे डाउनलोड करता है। इस दफ़ा उसने नहीं, फिर भी फेल हुआ है, नहीं कर सका। वो कहता है जी द रीड ऑपरेशन टाइम्ड आउट, कनेक्शन फेलियर।
मतलब करने की कोशिश कर रहा है, यही मेथड है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, ये जो यूआरएल है, जो आपका कंटेंट है, वेब पे पड़ा हुआ डाउनलोड हो जाएगा। जैसे डब्ल्यू गेट से हमको पैकेट डाउनलोड कर, तो हम उसे एग्जैक्ट आरपीएम का पाथ बताते हैं ना कि यार ये वाला डाउनलोड कर लो एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पे एक और काम करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमें ईपेल रेपो फॉर आर एच एल 8, ये करते हैं। तो इसमें ना एग्जैक्ट वो उसका पैकेज का नाम ही बता देता है कि आप ये कर डाउनलोड। यहाँ पे लेट से मैं 8 के लिए करता हूँ, कैंसिल। डाउनलोड ना करवा यार, मुझे ना ये वाले पाथ बताया जैसे। तो मैं ये पैकेज करता हूँ डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के लिए अब मैं चला जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाके, सॉरी, यहाँ पे जाके मैं वो पाथ लिख दूंगा। तो ये क्या करेगा, इस पैकेज को डाउनलोड करेगा इस पाथ पे, और ये उसने सक्सेसफुली डाउनलोड कर दिया है। और अब हम जाके कहाँ पे हमने किया है जी, ये हमने किया है सर स्लैश होम में माई वेब। तो सॉरी, सी डी स्लैश होम माई वेब। ये माई वेब के नाम से एक डायरेक्टरी तो बन गई, इसने फाइल ही क्रिएट कर दी है, कैट माई वेब। यहाँ पे कॉपी कर दिया है कुछ, लेकिन चलें, खैर जो भी किया है। द रिजल्ट इज दैट कि यहाँ पे क्या कर देगा, इसे डाउनलोड करा देगा। इसको फर्दर आप अपने तौर पे देख लीजिएगा, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन जो ना हुआ हो। आई थिंक उसने बिल्कुल सही किया है। उसको उसको थोड़ी पता था कि आप फोल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो उसने फाइल ही समझा, उसको उसने फाइल में सारा कंटेंट डाल दिया एक्सटेंशन के बगैर ही। सही किया हम्म। उसने, एक्सटेंशन अपने हिसाब से। तो इसको जो है ना, आपने मजीद इस पे काम कर लेना है, तो इसका ये वर्किंग है। तो वापस आते हैं ये अपने इस नोटपैड पे, ये भी डन हुआ। अब एक और हमारे पास मॉड्यूल है यूआरए के नाम से। अच्छा, ये दोनों गेट यूआरएल और यूआरआई दोनों आपके ना, हम एग्जाम के दौरान भी इसको प्रैक्टिस करेंगे। यूआरआई का मतलब ये होता है कि यार गेट यूआरएल से तो हम कुछ चीज डाउनलोड कर रहे हैं, जबकि यूआरआई से हम देखते ये हैं कि क्या ये वेबसाइट इस सिस्टम पे एक्सेसिबल है या नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इस जगह पे पिंग, जैसे www.urdu.academy.com, ये वेबसाइट पिंग होती है या नहीं होती है, ये मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहाँ पे लिख दूंगा www. जैसे मैंने कहा कि यार yahoo.com, और यहाँ पे URI__, सिर्फ मैंने इतना ही लिखना है। और इसका पैरामीटर यही है, URL इज इक्वल टू, एंटर करूंगा तो ये देखेगा कि ये जो कंप्यूटर है ये वाला, इसके ऊपर ये वेबसाइट चल रही कि नहीं चल रही। URI__, वो कहता है अननोन URL टाइप। तो इसका आई थिंक हमें यहाँ से पैरामीटर देख एच लेते हैं टी टी थोड़ा। पी भी लिखना पड़ेगा आई थिंक। HTTPS:// इस तरह देख लेते हैं।
ओके जी, चल रही है जी वेबसाइट। उसने सारा रिजल्ट दिखाया, क्या क्या इसको डेटा मिला उसके अगेंस्ट। तो ये सर जी ये भी हो गया डन। अब तीन इम्पोर्टेंट जो हैं, एक मिनट, मैसेज आया हुआ है। ओके, ये बता रहा है कि जो है ना, जो कर्ल का एक सॉफ्टवेयर होता है ना इसमें, टेक्स्ट बेस्ड जो ब्राउजर होता है, उसके इक्विवेलेंट है यूआरएल। अच्छा, पार्टेड का जिस तरह हमने एफ डिस्क के एक टूल पढ़ा होता है यहाँ पे, एफ डिस्क के नाम से या जी डिस्क के नाम से, इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर होता है पार्टेड के नाम से, पार्टीशंस बनाने के लिए। तो पार्टेड के मॉड्यूल से हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं, और फाइल सिस्टम के मॉडल से हम क्या कर सकते हैं, फाइल सिस्टम राइट कर सकते हैं, यानी कि फॉर्मेट कर सकते हैं। और माउंट के मॉड्यूल से हम क्या कर सकते हैं, माउंट कर सकते हैं, एफ एस टैब में एंट्री कर सकते हैं। तो पार्टीशन बनाना, फिर उसको फॉर्मेट करना, और फिर उसको माउंट करना, ये तीन टास्क है। ये मैं चाहूंगा कि आप अपने तौर पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जुम्मे से पहले यानी कल की डेट में अगर किसी को कोई इशू आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ताकि हम इसको देख सकें। अभी 11:03 हो गए हैं, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कर देता हूँ आपको, एक चीज जो मैं गाइड कर सकता हूँ वो ये, कि मिसाल के तौर पे एक काम कर ही लेते हैं, जल्दी से एक बना लेते हैं। यहाँ पे पार्टेड -a, यहाँ पे आप बताएंगे डिवाइस कौन सी है आपकी। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, LSBL के कमांड चला लें चाहे आप, तो यहाँ से आपको डिवाइस का नेम पता चल जाएगा। तो मेरे पास जो डिवाइस है वो NVMe N01 है, और यहाँ से मुझे पता चल गया कि इसके ऊपर 1 से लेकर 3 तक पार्टीशंस बनी हुई हैं। ठीक है, तीन तो पार्टीशंस वो हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, नहीं तीन ही हैं, एक मोड नहीं है। इस नेम को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके पेस्ट कर लेता हूँ कि ये मेरी डिवाइस है। और ये कहाँ पे है, ये है /dev में। अगर तो आपके लिए ये नया नाम है, तो उसकी रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ पे सेटिंग में जाए ना, VMware की, तो मैंने आपको बताया था कि मेरा जो सिस्टम है इसमें जो हार्ड ड्राइव लगी है ना, वो लगी है M2 SSD, और VMware का वर्जन भी लेटेस्ट है, और इसकी बायोस भी UEFI है। उस केस में क्या करता है, ये जो हार्ड डिस्क की टाइप है ना, ये देखें मैं ऐड करता हूँ नई हार्ड डिस्क, तो यहाँ से मुझसे पूछता है SCSI डिस्क ऐड करनी है, SATA करनी है, NVMe करनी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप NVMe कब ऐड कर सकते हैं, जब सिस्टम VM आपकी पावर ऑफ हो। तो अगर आपकी जो स्टोरेज है वो NVMe टाइप की है, तो आपका जो नेम आता है ना, वो SDA नहीं आता, क्योंकि SCSI डिस्क नहीं है, ये NVMe डिस्क है, N1। अच्छा, ये डिस्क है, तो ये तो मैंने बता दिया। फिर मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यार मेरी पार्टीशन का नंबर कौन सा है। नंबर इज इक्वल टू, मुझे पता है कि मैंने पहले से एक बूट, एक रूट, एक स्वैप, तीन पार्टीशन बनाई हुई, तो चौथी मुझे अब चाहिए 4 नंबर पे। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब ये होता है कि बना दो। प्रॉब्लम ये है कि अब जब पार्टीशन बनाएगा, तो हार्ड डिस्क पे जितनी भी रिमेनिंग स्पेस है, आपको याद होगा जब हम सिस्टम इंस्टॉल कर रहे थे, तो मैंने 40 GB की पार्टीशन बना के कुछ 60 GB खाली छोड़ दी थी। उसका मकसद ये था कि बाद में हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है कि यार प्राइमरी पार्टीशंस क्या होती हैं, सेकेंडरी पार्टीशंस क्या होती हैं, या लॉजिकल एक्सटेंडेड पार्टीशंस, एक लंबी चौड़ी बहस है। सिर्फ आप ये याद रखें कि अगर आपकी डिस्क की टाइप, जो बायोस की टाइप NVMe है, तो आप 128 पार्टीशन बना सकते हैं कंटिन्यूस। लेकिन अगर आपकी जो बायोस दूसरी हैं, लेगेसी बायोस या MBR टाइप वाली बायोस, तो फिर आप चार प्राइमरी पार्टीशन बना सकते हैं। तो मैं चौथी पार्टीशन बनाऊंगा तो डिस्क सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी, बाद में मैं इसमें फर्दर पार्टीशन नहीं बना सकूंगा।
अब यहाँ पे एक और भी चीज है। एक इसमें अगर तो मैं यहाँ बनाऊंगा तो सारी की सारी क्या करेगा, डिस्क को ऑक्युपाई कर लेगा, पार्टीशन क्रिएट कर देगा। ये देखिए मैं दिखाता हूँ। नंबर इज इक्वल टू 4, 5 करता हूँ। मे भी हो सकता है मैंने इसके अंदर ना कोई पार्टीशन बनाई हो शायद। LSBL के P2 1 और 2। ओके, ये LVM पे बनी हुई है। LVM ने ग्रुप 1 ही बनाया होगा, 1 और 2। एक और तरीका होता है कि आप fdisk -l /dev और n, सॉरी, men। तो यहाँ पे हम sudo लगा लेते हैं। तो दो ही पार्टीशंस ने बनाई हैं, तो नंबर 3 पार्टीशन बनानी चाहिए थी इसे। अच्छा, बास भाई एक और- आप वो को 1 हटाना पड़ेगा। कौन सा वन? NVM एन E0N। 0 N1 का मतलब है कि डिस्क नंबर 1 है। ये P1 का मतलब होता है पार्टीशन उधर नंबर 1। उधर कौन सा है डिस्क शो कर रही? यहाँ पे नहीं, एक और पैरामीटर है इसमें, पार्टीशन नंबर 3 ही बनेगी, क्योंकि यहाँ से हमने देख लिया ना टोटल पार्टीशन है, उस पे दो बनी हुई है और दो हम्म। के अंदर उसने लॉजिकल बनाई हुई है। अच्छा N1 है इधर, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ सही पे है। आप मुझे आएंगे तो लगा एक इसके अंदर और पैरामीटर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो इसके साथ प्रॉब्लम है। यहाँ पे इसके साथ में एक और पैरामीटर है, जो पैरामीटर होता है कि पार्टीशन स्टार्ट कहाँ से हो, part_start इज इक्वल टू। तो अब क्या करना होगा आपको, ये यहाँ पे इंटेलिजेंस है थोड़ी सी आपकी, कि जहां पे ये एंड हो रही है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे एंड हुई, तो जो तीसरी पार्टीशन बनेगी ना, उसका स्टार्ट यहाँ से होगा। यानी कि 80939008 से स्टार्ट होगा। और एंड जहाँ पे आप करना चाहते हैं वहां पे होगा। तो लेट से मैं इसको यहाँ पे जैसे GIB बताता हूँ मैं इसे ना, ये 38 GB। तो यहाँ पे पार्ट स्टार्ट, यहाँ पे आप ये लिख दोगे, और या आप ये भी लिख सकते हो, जैसे ये लिख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे लिख सकते हो MIB, ये MB है। यहाँ से स्टार्ट करो, लेट से मैं कहता हूँ कि यार नेक्स्ट पार्टीशन को यहाँ से स्टार्ट करना। अभी देखें यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट स्टार डज नॉट रिस्पेक्ट रिक्वायर्ड द फॉर्मेट, द साइज यूनिट इज केस सेंसिटिव। MI कैपिटल B आई थिंक, यूनिट किलोबाइट।
एक और पैरामीटर होता है पार्ट एंड, और यहाँ पे 100% फ्री, ये लिख के देखते हैं क्या करता है। लेट्स से मैं यहाँ पे कहता हूँ पार्ट, यानी कि पार्टीशन का स्टार्ट इज इक्वल टू 40 GB या 40 GB मैं कह देता हूँ, और पार्ट एंड में कह देता हूँ लेट्स से 5 GB। तो हम अपने कंट्रोलर पे जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने डिस्क नंबर 2 बता दी, पार्टीशन का साइज उसे नहीं बताया। या मैं यहाँ पे एक बता सकता हूँ कि पार्टीशन एंड कब हो, पार्ट एंड इज इक्वल टू लेट्स मैं कह देता हूँ कि 10G, इतना कर दो। GB है। ये देखें इसने पार्टीशन क्रिएट कर दी है। अभी आप इसमें देखेंगे दोबारा चला के LSBL के, तो पहले पार्टीशन नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो ये देखें पार्टीशन है उसने 10 GB की क्रिएट कर दी है, क्योंकि मैंने 10 GB यहाँ पे साइज बताया था उसे, 10 GB की क्रिएट करो। अब लेट से मैं कहता हूँ कि यार इसी पे पार्टीशन नंबर 2 क्रिएट करो, लेकिन अब वो मैं कहता हूँ कि यार वो नेक्स्ट 10 GB की होगी। तो मुझे यहाँ पे एक और पैरामीटर बताना पड़ेगा, पार्ट अंडरस्कोर स्टार्ट। इस पार्टीशन को स्टार्ट कहाँ पे करना है, कहाँ से करना है। लेट से मैं कहता हूँ कि 11 GB से स्टार्ट करो, और एंड कहाँ पे करो, लेट से मैं इसे कहता हूँ 15 GB पे एंड कर दो। तो इस केस में क्या होता है, देखते हैं पार्टीशन क्रिएट करता है कि उसने दूसरी पार्टीशन भी क्रिएट कर दी है। यहाँ पे देखेंगे आप LSBL के, तो दूसरी पार्टीशन भी उसने क्रिएट कर दी है। अब मैं कहता हूँ कि मुझे तीसरी पार्टीशन भी उसे क्रिएट करनी है, पार्टीशन नंबर 3 लेट से। तो मेरे पास कितनी जगह बची है, मुझे 16 GB से स्टार्ट करना चाहिए फिर 16, और मैं कहता हूँ कि यार अब मुझे लेट से 20 GB तक ले जाओ। तो इसने तीसरी पार्टीशन भी मेरे लिए क्रिएट कर दी है, सॉरी, ये देखें तीसरी पार्टीशन भी क्रिएट कर दी। अब थिंग इज दैट कि यार यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि जो उसने पहले से ये जो उसने LVM के थ्रू डिस्कें बनाई हुई हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसकी जो मेमोरी स्ट्रक्चर उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे एंड हुआ। तो हमें जो नेक्स्ट साइज है नेक्स्ट पार्टीशन का, लेट से मैं इसी पे कहता हूँ कि यार मुझे जो है ना ये जो N1 है, मुझे इस पे लेट से पार्टीशन नंबर 3 क्रिएट करनी है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी जो पहली पार्टीशन है वो कहाँ पे एंड हो रही है, उसे जो नेक्स्ट साइज है वो मैं बताऊंगा तो मेरी पार्टीशन बन जाएगी। तो इसके साथ थोड़ा सा ये ट्रिक है जो कि आपको प्ले करना पड़ेगा। इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर मे भी हो सकता है आपके सामने मजीद एग्जांपल्स आ जाएं तो आप कर लोगे। लेकिन फिर भी हमने एक सेकंड डेस लगा के उस पर पार्टीशन क्रिएट कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो मैंने पार्टीशन क्रिएट की हैं, इन पार्टीशन पे मैं कोई फाइल सिस्टम राइट कर दूं। ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मेरी जो डिवाइस बनेगी N2P1 बनेगी, यानी कि पार्टीशन नंबर 1। ठीक है। और मैं सिर्फ यहाँ पे क्या बताऊंगा, अब यहाँ पे मैं FS टाइप बता दूंगा। FS टाइप इज इक्वल टू जो भी मैंने उसकी टाइप रखनी है, लेट से मैं कहता हूँ कि ext4 हो जाए। तो ext4 से पार्ट रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे क्या बताना पड़ेगा, फाइल सिस्टम नाम का मॉड्यूल कॉल करना पड़ेगा। तो डिवाइस इज इक्वल टू मैं
डिवाइस और पार्टीशन का नाम बता दूंगा, फिर फाइल सिस्टम की टाइप बता दूंगा। चूंकि मैंने P1 लिख दिया तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक P1 पे ही देखे उसने ये इसको ट्रू कर दिया चेंज। यहाँ पे मैं देखता हूँ अगेन, अभी तक इस पे कोई फाइल सिस्टम नहीं था इन पार्टीशंस के ऊपर। जैसे एक और चीज़ है BLKID, एक और BLKID/dev और NVMen2। सॉरी, LSBLK-F/dev और NVMen2। ये देखें, इस पे इसने ext4 टाइप का फाइल सिस्टम राइट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास दूसरी पार्टीशन क्रिएट हुई थी एक और, जो मैंने पार्टीशन नंबर 2 क्रिएट की थी, इसके ऊपर क्या कर दे, लेट से कहता हूँ XFS कर दे, XFS। और यहाँ पे फिर जाके इस अगेन यही कमांड चला लेते हैं, तो ये देखें कि उसने उसके ऊपर XFS भी चला दिया। अब हमारा आखिरी जो स्टेज रहेगी वो रहेगी कि मैं चाहता हूँ कि ये पार्टीशन मेरी माउंट भी हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक पार्टीशन को माउंट करके भी देख लेते हैं। तो हम आए अपने कंट्रोलर पे, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, माउंट का जो मॉड्यूल है वो कॉल कर लेंगे, MOUNT माउंट -A। अब मैं यहाँ पे बता दूंगा कि यार मेरी, एक काम करते हैं यहाँ पे ना, एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ, माई पार्टीशन, लेट नहीं, माई पार्ट के नाम से कर लेता हूँ, या माई पार्ट पार्टीशन कर लेता हूँ बल्कि। सूडो के साथ करना पड़ेगा। तो मैंने माई पार्टीशन के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर ली है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा पाथ। पाथ इज इक्वल टू, मैं क्या बताऊंगा, स्लैश माई पार्टीशन। ये मैंने पाथ बता दिया जहाँ पे माउंट करना है। और यहाँ पे मैं बताऊंगा SRC इज इक्वल टू, कि जो मेरा सोर्स है, मिसाल के तौर पे मेरी पार्टीशन नंबर 1 है। और अब फिर मैं इसे बता दूंगा XFS टाइप। और इसका मेरे ख्याल में मैंने रखा था ext4 पार्टीशन नंबर 1 का, ext4 पार्टीशन नंबर 1 का ext4 ही है, ext4 है। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शंस आती हैं, आपको पता है, OPT से इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं जो डिफॉल्ट ऑप्शन है वही बता दूंगा, DFAULTS डिफॉल्ट। और स्टेट इज इक्वल टू प्रेजेंट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको माउंट भी कर सकते हैं। एंटर करते हैं, और अब मैं यहाँ पे देखता हूँ cat/etc fs टैब। तो यहाँ पे देखें कि ये मैंने अभी डिवाइस माउंट की है P1 वाली। मैं यहाँ से P2 को भी माउंट कर देता हूँ इस तरीके से। और P2 का जो फाइल सिस्टम है वो है XFS। और यहाँ से P2 को भी माउंट कर देते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कैट करके, अगर हम इस पे देखें तो यू विल सी कि एक और एंट्री आ गई है P2 की भी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो एंट्री नहीं आई, उसने उसी का क्या किया है, माई पार्टीशन पे माउंट कर दिया है। मुझे एक यहाँ पे सूडो
स्लैश माई dir1 कर देते हैं, लेट्स से mkdir। और इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा कि मुझे माउंट कहाँ पे करनी है। जैसे मैंने कहा माई dir पे माउंट करो पार्टीशन 2 को। और अब हम यहाँ पे ये इसने माई dir पे कर दी और पहले वाली वहां पे कर दी। अच्छा P2 भी उस पे की हुई है। तो अब हम इसको P1 को, ये गलत था, यहाँ पे हमने P1 ही करना था। और यहाँ पे वापस आए तो ये देखें अब दोनों माउंट हो गए। तो ये वो तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हैं। और अगर मैं अनमाउंट करना चाहता हूँ तो स्टेट इज इक्वल टू absent कर दूंगा, EBSENT absent। ये थी पार्टीशन, और ये माई dir वाली, इसको कर दिया मैंने absent। इसी तरीके से मैंने किसी पार्टीशन को जो मैंने क्रिएट की थी उसको ख़त्म करना है, तो मैं यहाँ पे स्टेट इज इक्वल टू absent लिख के इसको ख़त्म कर। तो दिस इज़ द वे कि आप क्या कर सकते हो। हमने पार्टीशन को क्रिएट किया, क्रिएट करने के बाद ये भी डन। फिर हमने फाइल सिस्टम माउंट किया, और फिर हमने क्या किया, फाइल सिस्टम को माउंट किया। तो पार्टीशन क्रिएट करना, फाइल सिस्टम क्रिएट करना और माउंट करना, ये सारे मॉड्यूल्स हमने ऑलमोस्ट सीख लिए हैं। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें, मुझसे बताएं। बस भाई अभी तक तो तो फिलहाल ठीक है, तो कोई फिर नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नहीं। इंशाल्लाह ऑन फ्राइडे हम क्या करेंगे। अभी आप लोगों ने इसको प्रैक्टिस करना है, कल शाम को आपने मुझे अपडेट करना है कि आपने कितना कर लिया है। और कल शाम को हम कोशिश करेंगे कि हम जो है परसों प्ले बुक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, चैप्टर नंबर 3, जहाँ से आपकी रियल जो एनसीबल की वर्किंग है स्टार्ट होगी। बट वहाँ पे 99% हम इन्हीं मॉड्यूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, या इनको थोड़ा एडवांस लेवल पे यूज़ करेंगे। तो आप अपने तौर पे कोशिश करें कि इसको जो है ना प्रैक्टिस कर लें एक दफ़ा। इसमें मज़ीद कोई ऑप्शंस कर सकते हैं आप, ठीक। तो वो देखें, एग्जाम्पल्स को पढ़ें, बुक को देखें। बुक का जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें ये सारी जो है ना चीज़ें हैं, एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आप ये कर लेंगे तो फिर आपको प्ले बुक लिखने में काफ़ी आसानी होगी और आपको एग्जाम्पल देखने में काफ़ी आसानी होगी। तो समटाइम इफ़ यू आर मिसिंग सम सिंटैक्स एरर इन प्ले बुक, तो आप क्या कर सकते हो, फॉरन एड हॉक कमांड के थ्रू ये काम कर सकते हो। बट इन एग्जाम क्या होगा कि जो काम उसने कहा हो कि एड हॉक कमांड के थ्रू करो, वो एड हॉक के थ्रू करना है। जो आपसे वो काम कहे कि नहीं आपने ये प्ले बुक के थ्रू करना है, वो प्ले बुक के थ्रू ही करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को इंशाल्लाह मिलते हैं। अगेन कोई क्वेश्चन है तो पूछें। ठीक। हैव एनी क्वेश्चंस? वसीम, आपके कोई क्वेश्चन है? हम्म, नो सर, अभी तक कोई नहीं। आपको समझ भी आ रही है? इसमें बात भी ज़्यादा। जी 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 बोलें। बिल्कुल आ रही है समझ। क्योंकि ऑलमोस्ट उसी तरह से जो रेड हैट पे जितनी कमांड यूज हो रही है अभी तक, एड हॉक में जो है ऑलमोस्ट वही वही सारी चीजें हैं। जो हमें सिर्फ एक वे आउट है, उसको हम उस हिसाब से चलाना पड़ेगा। ओके ठीक है, तो फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर हम प्ले बुक से स्टार्ट करते हैं। प्ले बुक का चैप्टर कोशिश करेंगे कि हम कंक्लूड करें फ्राइडे को। और फिर उसके बाद एक चैप्टर नंबर 4 है वेरिएबल का, जो कि एक अच्छा चैप्टर है जिसमें आपको नई चीज़ें करने को मिलेंगी। प्ले बुक में तो ऑलमोस्ट हम इन्हीं चीज़ों को रिपीट करेंगे विद सम एक्सटेंड ऑप्शंस। बट प्ले बुक के फॉर्मेट में भी चीज़ें करके देखें। ठीक है जी। सही। अब
बस भी इनमें ज्यादा यही है मेरे ख्याल में, प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना ही वो कह लेंगे आप रिफाइन होते जाएंगे। बिल्कुल, ये तो डिपेंड करता है ना प्रैक्टिस पे, कि आप कितना प्रैक्टिस करते हो। मिसाल के तौर पे हमने ये पार्टेड के थ्रू काम किया पार्टीशन बनाने का। हो सकता है कि और भी मॉड्यूल्स हों, कोई एफडिस का भी हो हम्म। सकता है मॉड्यूल हो, तो आप उसको प्रैक्टिस तो करें। बस भाई ये मॉड्यूल्स जो अभी अवेलेबल होंगे, मतलब उनकी लिस्ट हम वो आपने बताई थी आई थिंक कमांड, लेकिन मुझे नहीं याद आ रही। यहाँ से देख लो आप। एंसिबल डैश डॉक और लिस्ट। ये क्या कर रहा है? सिर्फ खाली भी एंटर कर देंगे तो मेरे काम में। -L। ये आ रहा है, नहीं लिस्ट से भी आना चाहिए, सही। या लिस्ट लगा लें चाहे हाफ। मिसाल के तौर पे अब आप चाहते हो, कंट्रोल की से कुछ करता हूँ, कि आपको पता चल जाए कि डिस्क के रिलेटेड कितने हैं। डिस्क, मिसाल के तौर पर डिस्क के रिलेटेड, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप चाहते हो कि जैसे एफ डिस्क को आप सर्च करना चाहते हो, एफ डिस्क है इसके अंदर के नहीं, तो नहीं है। इसी तरीके से आप यूज़र का मॉड्यूल सर्च करना चाहते हैं, यूज़र रिलेटेड कितने चीज़ बेशुमार है। ये देखें जी, ये हम्म। इसमें कहता है ऐड और रिमूव वर्टिकल डेटाबेस यूजर्स एंड असाइन रोल्स। फिर ये इसमें विन यूजर्स है, मैनेज लोकल विंडोज यूजर्स अकाउंट। ये विन यूजर के मॉड्यूल के थ्रू आप विंडोज के यूजर को मैनेज कर सकते हैं। फिर विंडोज के यूजर प्रोफाइल को मैनेज करना आपने, आप चाहते हो कि उसके डेस्कटॉप पे कॉपी हो जाए, एप्लीकेशन में कोई डेटा फाइल कॉपी हो जाए, तो उसके लिए भी एक मॉड्यूल है। फिर आपने विंडोज के यूजर राइट्स हैं, देखे ना, मैनेज यूजर राइट्स, परमिशन हैं जो उसकी विंडोज की, वो करनी है मैनेज। इसी तरीके से हम्म। एक ये यहाँ पे है, ये वाला यूजर का मॉड्यूल जब हमने आज करके देखा है, ये वाला मैनेज यूजर्स अकाउंट्स। देखिए हमने तो वो मॉड्यूल करने हैं, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ना इसको काउंट करके देख लेते हैं। काउंट की कमांड क्या होती है? अच्छा, वो कहता है काउंट इंस्टॉल ही नहीं है, तो यस कर लेते हैं, इंस्टॉल कर दो भाई, अगर नहीं है तो। काउंट की कमांड ही नहीं है, तो हमने कहा इसे इंस्टॉल करो। अच्छा, ये जो यम का जो था ना पैकेज मॉड्यूल था, उसमें एक और ऑप्शन भी था, वो जो मुझे भूल गया अभी मैं बताना, कि उसमें आप ना यूज इक्वल टू बताते हो कि जब ये पैकेज इंस्टॉल करे तो किसको यूज करे। वो आगे मैं बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में ना आपको, कि यम को यूज करे या एपीटी को यूज करे। मुख्तलिफ इंस्टॉलर है ना, आप यूबंटू के सिस्टम पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें फिर एपीटी चलेगा। रेडिट के केस में डीएनएफ चलेगा या यम चलेगा। तो यहाँ से काउंट करके आप अपने पास देख लीजिएगा, अभी कमांड चल नहीं रही, तो काउंट से आपको पता चल जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ जो मॉड्यूल्स हैं वो कितने अवेलेबल हैं इस टाइम। हाँ, अब आप फिर WC करके देख। डब्ल्यू करके देख लेते हैं, डब्ल्यू सी। ये आ रहे हैं टोटल, ये लाइनों का काउंट करता है। 3387, 3387 होंगे। हाँ जी, तो ये मॉड्यूल्स हैं इस टाइम टोटल। या WC-L करेंगे ना तो नंबर ऑफ लाइंस बता देगा आपको, तो वो एक्यूरेट चलो हो जी, जाएगा थोड़ा सा। 3387 ही हाँ है। ये 338। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं कि इस टाइम इतने मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। बट अब जब आप ये एनसिबल पे काम करना सीख जाएंगे, और अगर आपको प्रोग्रामिंग का शौक है, तो फिर आप उसको पाइथन को यूज़ करते हुए ये मॉड्यूल खुद भी डेवलप कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे मॉड्यूल होंगे जो सिस्टम में होंगे ही नहीं आपकी वर्किंग के लिए, तो फिर आप कस्टम मॉड्यूल बनाएंगे अपनी वर्किंग के लिए, ताकि आपके जो, अब जैसे लेट्स से उन्हें हम कहते हैं कि जो एनसिबल के प्रोग्रामर हैं, तो एक साइट है एनसिबल गलेक्सी के नाम से, बहुत सारे लोगों ने ना बहुत सारे मॉड्यूल बना बना के उधर लोड किए।
जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आपको इसकी रिपोजिटरी में नहीं मिल रहा है, कि जब आप एनसीबल इंस्टॉल करते हो तो सख्त मिलते हैं। तो हमारे पास एनसीबल का वर्जन जो है ना अभी 0.9 चल रहा है आई थिंक। तो हमारे पास 2.9.2.7 है। तो अभी इसके बाद को लेटेस्ट आएगा तो उसमें और भी मॉड्यूल कंपाइल हो जाएंगे इसके साथ, 8 में शायद इससे भी कम होंगे।